आप सभी को प्रणाम और बोले विभाग में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से इरफान को लेकर आई हूँ, क्योंकि इरफान के ऊपर मैंने 3-4 एपिसोड किए और इरफान और सुतपा का इंटरव्यू आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया। और न केवल पसंद किया, मुझे उसमें कई लोगों के ये कमेंट आए कि मैं इरफान के बारे में और कुछ बताऊँ और जानकारी दूँ। इरफान, इससे पता चलता है कि वो किस तरीके से हम सभी के दिल में बसे हुए हैं और उनकी यादों को निकालना इतना आसान नहीं है। वो जैसे किसी एक व्यक्ति के नहीं, और जैसा सुतपा ने भी कहा था कि वो सिर्फ मेरे परिवार से नहीं गए हैं, इस पूरे आप सब, हम सब उनके फैन नहीं हैं बल्कि परिवार के सदस्य हैं। तो ये सुतपा ने अपनी एक राय दी थी और इस तरीके से कई लोगों ने, कई नामचीन हस्तियों ने उनके बारे में लिखा, उनके बारे में कहा। लेकिन सबसे ज़्यादा जिन्होंने अपने मन के भाव उकेरे और जिस भीगे और भरे मन के भाव से जिन्होंने उनके बारे में लिखा, वे रहे हैं नसीरुद्दीन शाह। उनसे काफ़ी सीनियर थे, लेकिन उनके सीनियर हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा, आम तौर पर हम जब आज के इस माहौल में जहाँ दिन रात इधर उधर इसकी लड़ाई, उसकी मारकाट, उसकी छीना झपटी, हम लाशों पर भी तिजारत और लाशों पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते, वैसे में नसीर साहब का यह भाव किसी को भी और किसी के भी मन को छूने के लिए काफ़ी है। उन्होंने जो लिखा, आज मैं आपके सामने उसको लेकर के आ रही हूँ। उन्होंने अपने भाव, अपनी श्रद्धांजलि और अपने मन के विचार, अपने मन के पुष्प जो उन्होंने दिए थे, वो द हिंदू में छपा था और उसका हिंदी रूप जन चौक में छपा है, और जिसे कुमार मुकेश ने जिसका हिंदी रूप तैयार किया है। मैंने जन चौक के साइट से वह उठाया है और साभार उनके मैं इसे यहाँ आप सबके लिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इरफान, अक्ल, इल्म और शुक्रगुजारी। ओह, वह चला गया अलविदा कहे बिना। वो ऐसा कैसे कर सकता था? उसने इंतज़ार किया होगा। सैमुअल ब्रेक्ट के नाटक वेटिंग फॉर गोदो का एक संवाद। 5 जनवरी 1953 को पहली बार मंचित हुए इस नाटक को शायद ही दुनिया में कोई ऐसी भाषा होगी जिसमें इसका अनुवाद न हुआ हो और इसके मंचन न हुए हों। नाटक के इस संवाद के साथ जुड़ता है एक अगला संवाद जो आज का है, आज के कलाकार के लिए, आज के एक दूसरे कलाकार के द्वारा कहा गया है। और ये संवाद है, इरफान जिस सादगी और गौरव के साथ जिया, उसी सादगी और गौरव के साथ चला गया। और ये कहने वाला, जैसा कि मैं आपसे बता चुकी हूँ, और कोई नहीं, हिंदी थिएटर और फिल्म का एक अहम नाम है नसीरुद्दीन शाह, और उन्होंने कहा है। नसीर साहब का यह कहना, एक बेहद सीनियर और कलाकार और एक बेहद अच्छे इंसान के द्वारा यह कहना, इतना भावप्रवण बोलना, यह दर्शाता है कि जाने वाला तो ईमानदार और शानदार है ही, जो कह रहा है वह भी कितना निश्चल और पवित्र है। नसीर साहब ने जो कहा, अब मैं आपके सामने रखती हूँ और मैं बता चुकी हूँ इसे। जन चौक में छापा था इसका हिंदी, और कुमार मुकेश ने इसका हिंदी तैयार किया था। एक दिन घर लौटने पर मैंने देखा कि रत्ना अपने ड्राइंग रूम में एक बेहद मामूली से दिखने वाले परंतु अत्यंत सौम्य व्यक्ति के साथ बैठी थी, और दोनों किसी टीवी शो के लिए रिहर्सल कर रहे थे। यह उससे भी बहुत पहले की बात है, जब अभी विशाल भारद्वाज के दिमाग में मकबूल बनाने का ख्याल तक न आया था। उस व्यक्ति का अभिनय मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरा शायद उसकी ओर खास ध्यान जाता भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों ने न सही पर खड़े होकर अभिवादन करते समय मुझसे वह जिस शांत आश्वस्त भाव के साथ मिला, तो मैंने उसे ध्यान से देखा और वह पल मेरी स्मृति में चिपक गया। हल्का फुल्का सम्मान भाव, कोई चाटुकारिता नहीं,
कोमल सी दृढ़ता के साथ उसका मुझसे हाथ मिलाना, उसके व्यक्तित्व में एक अडिग आत्मविश्वास और दूसरों में रुचि का भाव साफ परिलक्षित हो रहा था। उस क्षण के बाद मैंने इरफान को हमेशा उसकी इन्हीं खूबियों के साथ परिभाषित किया है। ये उससे भी पहले की और उससे भी बहुत पहले की बात है, जब अपने तीखे अंदाज, विचारशील और गहरे से महसूस किए जाने वाले अभिनय से इरफान को पूरे देश की चेतना और दुनिया भर के बड़े बड़े पर्दे पर एक चौंकाने वाले संवेदनशील कलाकार के रूप में छा जाना था। शुरुआती दौर में इरफान ने कुछ टीवी के कुछ भूले बिसरे सीरियलों में काम किया, कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी मिले, पर यह उसका मकाम नहीं था। मेरा यकीन है कि इरफान ने उस दौर को अपना हुनर निखारने के प्रशिक्षण के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसके बूते आने वाले सालों में उसे हम सबको चौंकाना था। लगता है जैसे प्रकृति उसकी संभावनाओं को पहचान रही थी और इरफान को खुद से न्याय करने के लिए तैयार कर रही थी। मगर कुदरत भी अजीब मजाक करती है। कई बार वह आपको अपना पांव दराती की धार पर रखने को मजबूर कर देती है और फिर उसी की मूठ आपकी खोपड़ी पर बजा देती है। हासिल फिल्म से पहले शायद ही किसी का ध्यान उसकी तरफ गया हो। अब तक उसके काम को आंका नहीं गया था, मगर उसने अपने अभिमान को घायल नहीं होने दिया और चट्टान जैसे संकल्प के साथ इस सफर में जो कुछ उसे मिला उसे सहेजते और सीखते हुए वह आगे बढ़ता रहा। उस खुश्क मौसम की फसल बाद में आई। तीक्ष्ण ग्रहण बोध उसे प्रकृति से उपहार में मिला था। वह खुशी खुशी एक जिंदा मिसाल बनने की दिशा में चलता रहा। अवसर उन्हीं के पास चलकर आते हैं जो डटे रहते हैं, और इरफान तत्परता से डटा रहा। वो जानता था कि यह सवाल यह नहीं है कि उसके लिए अवसर आएगा या नहीं। सवाल यह था कि जब अवसर आएगा तब वह उसके लिए तैयार होगा अथवा नहीं। मेरे विचार से वह सचेत तौर पर उस अवसर के लिए लगातार तैयारी करता रहा। न तो लंबे समय के लिए संघर्ष में मिली अस्वीकृतियों और निराशाओं को, और न ही उस कामयाबी जिसका वह हमेशा से हकदार था को अपने सर पर सवार होने दिया। मैंने इस इंसान में आत्मसंदेह का एक कतरा भी कभी महसूस नहीं किया, न तो एक कलाकार के रूप में और न ही एक इंसान के रूप में। दूसरों पर हमेशा भरोसा करने को तैयार रहने वाले इरफान के हर काम में उसकी प्रतिभा की चमक को महसूस किया जा सकता है। उसके व्यक्तित्व में किसी विशेष चुंबकीय तत्व और कोमलता का कोई रहस्यमय सम्मिश्रण था। कम मेहनत करने वाले कुछ कलाकारों को उससे ईर्ष्या भी होती थी, जो सोचते हैं कि इस पर तो अल्लाह का करम है, या इसमें तो जन्मजात टैलेंट है, या उसकी किस्मत बढ़िया है। इरफान पर इसमें से कोई भी बात लागू नहीं होती। कैमरे के सामने जिस सहजता जिसके लिए इरफान जाना जाता है उसे आसानी से हासिल नहीं हुई। नई 3 साल के अध्ययन और अभ्यास से यह हासिल हो सकती है। इस सहजता के पीछे अभिनय के सूत्रों की विलक्षण समझदारी है। मुझे यह कबूल करते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि मुझे उसके अभिनय से ईर्ष्या होती रही है। कई बार उसके अभिनय में कुछ ऐसा दिखता है कि मेरी इच्छा होती है कि मैं घड़ी का रुख मोड़कर अपने द्वारा अभिनीत किसी पुरानी भूमिका में कुछ और ख़ास जोड़कर उसे सहेज लूं। अभिनय की ऐसी पैनी समझदारी हम जैसे कमतर अभिनेताओं को इरफान का उपहार है। उसने अभिनय की हर टेक्निक को आत्मसात कर लिया था। इसके बावजूद और सीखने की उसकी तड़प हमेशा बनी रही। मेरी तारीफ कई बार मेरी हैरानी में भी यह सोचकर बदल जाती थी कि उसके काम और सीखने की प्रक्रिया नितांत अदृश्य किस्म की कैसे है।
मेरे लिए कई बार समझना भी नामुमकिन रहा है कि अमुक भूमिका में उसने किया क्या, कैसे कर लिया। उसके अभिनय को देखकर कभी भी मैं उसकी मुक्त कंठ से तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। हम में से जो लोग अपनी जिंदगी के सूर्यास्त के करीब पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी वह एक सबक छोड़ कर गया है। जिस तरह उसने अपनी बीमारी को हैंडल किया, वह हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उसे अपनी मौत के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अगर उससे पूछा जाता तो यकीनन वह यही कहता कि आखिर कितनों को ऐसा मौका मिलता है, और वह उस स्थिति में भी उसी तरह का सूक्ष्म अवलोकन करता रहा होगा जैसा वह अपने काम के सिलसिले में करता रहा है। मुझे नहीं लगता कि कभी उसके जहन में आया होगा क्यों अदम्य साहस से लड़ने और जीतने की ख्वाहिश के बावजूद उसकी देह ने उसका साथ नहीं दिया। हम सब के लिए हमेशा यह रहस्य बना रहता था कि अगली भूमिका में वह पता नहीं कौन सा जादू बिखेरेगा। पर कौन जानता था कि 10 साल के अरसे में तमाम बुलंदियों को छूकर एक दिन अचानक वह हमारा दिल यूं तोड़ देगा। हम फिलहाल खुद को यही दिलासा देकर शांत हो सकते हैं कि बेशक कुछ अरसे के लिए ही सही, हमने भी उसी हवा में सांसें ली थीं जिस हवा को इरफान ने जिया था। गालिब ने कहा है, जाते हुए कहते हो कि क़यामत पे मिलेंगे, जाते हुए कहते हो कि क़यामत पे मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। अभिनेता नसरुद्दीन शाह साहब ने द हिंदू में प्रकाशित इस लेख का अनुवाद कुमार मुकेश ने जनचौक के लिए किया था, और आज मैं बोले विभा में आप सबके लिए लेकर आई हूँ। कल फिर आपके साथ मिलेंगे किसी एक नई कड़ी में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, शब खैर।